गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों यश तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा, आज का जो दैनिक जागरण का जो एडिटोरियल था, संपादकीय था, उसमें किस तरह से छोटे और मझोले उद्योगों को एक सरकार से गुहार लगाया जा रहा था कि किस तरह से आप उन्हें जब तक प्राथमिकताएं नहीं देंगे, प्रोत्साहन नहीं देंगे, एक विशेष तरह की राशि मुहैया नहीं कराएंगे, तब तक वो ज़मीन से ऊपर नहीं आ पाएंगे। यदि इस तरह के जो कारोबार हैं, कंपनियां अगर बंद हो गई तो दोस्तों हमारे देश में अभी तो कोरोना की वजह से तमाम तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। यदि ये पटरी पर नहीं आई तो हमारे देश में फूड से रिलेटेड जो दिक्कतें आएंगी ना, खाद्य सामग्री की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में भुखमरी से लोग जब मरने लगेंगे ना, तो सरकारें पूरी तरह से चिल्लाने लगेंगी। यहाँ देश में फिर अराजकता का माहौल आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की अराजकता ना आए, तो ये चीज़ें राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती हैं कि छोटे और मझोले उद्योगों और ख़ासकर किसानों को प्राथमिकताएं दी जाएं, जिससे वो अपनी निरंतर जो दिशा है और जो दशा उसमें सुधार करें और उसे आगे बढ़ाएं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। यदि आप किसी से डिबेट करते हो या फिर लेखन शैली में अगर कुछ लिख रहे हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ को ज़रूर डालिएगा। आज आवश्यकता है कि सरकारों को सबसे पहले जो प्राथमिकता होनी चाहिए, छोटे मझोले जो कारोबार हैं, कंपनी हैं, उन्हें, और उसके बाद किसान जो खाद्यान्न उगा रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, और जो कंपनियां हैं तमाम तरह के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं, यदि इनके काम में और भी रुकावटें आईं या इनको और बंद किया गया, तो वो दुनिया के सामने भी इस चीज़ को आप देख सकते हैं। क्योंकि कई सारे देश भी है दोस्तों जो भारत जैसे देश से माल खरीदते हैं। भारत को इतने हल्के मत लीजिएगा। जो पड़ोसी मुल्क हैं दोस्तों, भारत जैसे देश पे ही निर्भर है, यहाँ तक कि खाद्यान्न के भी मामले पर। कई ऐसे गल्फ़ कंट्रीज़ देश हैं जो हमारे यहाँ से खाद्यान्न लेके जाते हैं। तो जब हमारे पास नहीं रहे, हम हमारे लिए खाने के लिए नहीं रहेगा, तो हम दूसरे देशों को क्या देंगे। तो इस तरह की समस्या ना है दोस्तों। सरकार को पहली प्राथमिकताएं इन चीज़ों पर, इन सेक्टर, इन डिपार्टमेंट पर लगाना चाहिए। तो चलते हैं आगे। तो इसे लिखा दोस्तों जयंती लाल भंडारी जी ने, निर्यात के मौके और चुनौतियाँ। तो आज निर्यात के मौके और चुनौतियों के बारे में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, कोरोना महामारी के वैश्विक संकट में दुनिया में भारत एक मददगार देश के रूप में उभरा है। भारत ने 120 से ज़्यादा देशों को दवाइयाँ निर्यात की हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, उस समय ये भी एक वीडियो रिलीज़ हुआ था, वायरल हुआ था, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक धमकी दे दिया था भारत जैसे देश को, यदि आप मुझे दवाइयाँ मुहैया नहीं कराएंगे तो भैया हम आपके बारे में अगले बार विचार विमर्श करेंगे। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किए थे इस बात को लेकर। ऐसे में भारत को दुनिया के नए दवा उत्पादक क्षेत्र के रूप में भी देखा जा रहा है। हाल ही के वक्त में भारत ने दवाइयों और खाद्य पदार्थों सहित कई वस्तुओं का निर्यात कर ज़रूरतमंद देशों को जिस तरह से बड़ी राहत दी है, उससे भारत के लिए नई निर्यात संभावनाएं भी बनी हैं। ऐसा नहीं कि दोस्तों चाइना जैसा देश इन चीज़ों का निर्यात नहीं कर रहा, पर चाइना जहाँ जहाँ पर भी अपने दवाएं या फिर जो पीपी किट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का जो सप्लाई कर रहा है, अन्य देशों को निर्यात कर रहा है, वहाँ जो उसके अब प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है दोस्तों, बहुत ही बिलो स्टैंडर्ड है। उसके बाद तमाम तरह के देश जो है इस चीज़ को बात को एक तरह से रखे भी हैं देश के सामने कि इस दुविधा भरी घड़ी में भी किस प्रकार से चाइना हमसे ठगी करने की कोशिश कर रहा है, और कई देशों ने उसके प्रोडक्ट को प्रतिबंधित कर दिया। आप देख सकते हैं कई जगहों पे जो उसका चाइना का किट आया था, भारत जैसे देश में सैनिटाइज़र आया था, कई जगहों पर प्रतिबंधित हो गया है। वो पूरी तरह से बस पैसा कमाना जो उनका उद्देश्य वही है। वो किसी तरह से देश में ये नहीं चाह रहे हैं कि नहीं भैया ठीक हो, तो चाहता है कि भारत वैसी कंगाल हो जाए, उसके बाद आसानी होगी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर लेने के लिए। तो आज कोरोना की वजह से आज बहुत सारे ऐसे देश हैं जो जान चुके हैं कि सबसे पहली जो प्राथमिकता होना चाहिए, अपने आप को इतना मजबूत बना लो हर चीज़ में, चाहे मेडिकल इक्विपमेंट के सेक्टर में हो, चाहे साइंस के सेक्टर में हो, चाहे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में हो, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या आ गई तो अन्य देशों पर निर्भर न होना पड़े। क्या पता कौन सा देश कब आपसे बाहें छुड़ा ले। भारत के विनिर्माण क्षेत्र का नया केंद्र बनने और निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं को लेकर कई रिपोर्टें आई हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कार्यरत कई वैश्विक निर्यातक कंपनियां अब अपने विनिर्माण का काम पूरी तरह से आंशिक रूप से दूसरे देशों में स्थानांतरित करने की तैयारी कर रही हैं। ये कंपनियां यूरोपीय देशों, अमेरिका और जापान की हैं, और चीन की नीतियों से इनका भारी नुकसान हुआ है।
इन कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारत इन्हें बिना किसी परेशानी के ज़मीन मुहैया कराने पर काम कर रहा है। कल का आप एडिटोरियल देखे होंगे या न्यूज़ देखे होंगे, उसमें लिखा था कि हरियाणा जैसा राज्य, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य पूरा एक तरह से खाका तैयार कर लिए हैं, तमाम तरीके को ज़मीनों का आवंटन चालू हो गया है। जिलाधिकारी के माध्यम से पता लगाया जा रहा है कि कहाँ पर कितनी ज़मीनें हैं सरकार की, उसके बाद उस ज़मीन को पट्टा या लीज़ पे दिया जाएगा बाहरी कंपनियों को। तो उसके बाद इस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लोगों में रोज़गार मिलेगा। ठीक है, खास तौर से जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन की कई कंपनियां भारत को प्राथमिकता दे भी रही हैं। ये चारों देश भारत के शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में शामिल। इन देशों की विनिर्माण इकाइयों के चीन से निकलकर भारत आने पर निश्चित रूप से भारत के निर्यात मौके बढ़ेंगे। कई वैश्विक संगठनों की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन से अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों की वैश्विक निर्यातक कई कंपनियां अपना निवेश समेट कर और उत्पादन बंद कर भारत को आने की तैयारी कर रही है। यह परिदृश्य बता रहा है कि भारत अगर इस अवसर का लाभ उठा लेता है तो वह आने वाले वक्त में निर्यात का बड़ा केंद्र बन सकता है। मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में कारोबारी संभावनाओं का फ़ायदा उठाने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार ने कई बैठकें की हैं और रणनीतियों पर चर्चा की है। इन बैठकों में विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए वाओ और काम शुरू कराओ प्लग एंड प्ले मॉडल को साकार करने पर सहमति बनी और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी। प्लग एंड प्ले मॉडल में कंपनियों को सभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार मिलती है और उद्योग सीधे उत्पादन शुरू करता है। ऐसे में वैश्विक निर्यात की नई संभावनाओं को साकार करने के लिए सरकार के कुछ विभाग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोचिए तो दोस्तों, प्लग एंड प्ले जो गेम है दोस्तों, पूरी तरह से जो बाहरी कंपनियाँ होंगी उनका जो पूरी तरह से हम यहाँ पर विनिर्माण कर देंगे, कंपनियाँ तैयार कर देंगे, मशीनरी वगैरह सब फिट हो जाएगी। उसके बाद खाली वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो जो इतनी बड़ी प्राथमिकता दे रही है भारत सरकार और राज्य सरकारें, तो अन्य देशों के लिए जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी दोस्तों ये अच्छा होगा। केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने निर्यात संवर्धन परिषद के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें कोरोना संकट खत्म होने के बाद भारत को पूरी दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला का प्रमुख हिस्सा बनाने और भारत को दुनिया का अग्रणी निर्यातक देश बनाने की योजना पर काम शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के वहाँ प्लग एंड प्ले मॉडल को साकार करने के मद्देनज़र मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम में बदलाव करने और औद्योगिक उत्पादन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में गैर उपयोगी खाली पड़ी जमीन का इस्तेमाल करने के संकेत दिए हैं। सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र में खाली पड़ी करीब 23,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन का इस्तेमाल नए उद्योगों, सोचिए 23,000 हेक्टेयर से भी अधिक जमीन का इस्तेमाल करेगी, शीघ्रतापूर्वक कर सकती है। सेज में सभी ढांचागत सुविधाएं मसलन बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। चूँकि इस समय दुनिया में दवाओं सहित कृषि, प्रसंस्कृत खाद्य, परिधान, जेम्स व ज्वेलरी, चमड़ा और इसका सामान, कॉलिन, इंजीनियरिंग उत्पाद जैसी कई वस्तुओं के निर्यात की अच्छी संभावनाएं हैं। आपको पता है जिस तरह से मिर्ज़ापुर में कालीन विदेशों में दोस्तों बहुत पहले से सप्लाई की जाती है, और एक तरह से इसके निर्यात के बारे में देखा जाए ना तो भारत में 2 ऐसे जगह हैं, एक हरियाणा में है और एक आपका उत्तर प्रदेश का जो आपका मिर्ज़ापुर है। ये विदेशों को बहुत पहले से ही कालीन के मामले में जो मतलब सोचिए विदेश के लोग जो पहली प्राथमिकता जब कालीन की बात आती है ना, भारत जैसे देश के इन 2 जगहों, इन 2 क्षेत्रों को देते हैं। अतएव ऐसे निर्यात क्षेत्रों के लिए सरकार के रणनीतिक प्रयत्न लाभप्रद होंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारतीय दवा उद्योग पूरी दुनिया में अहमियत रखता है। भारत अकेला एक ऐसा देश है जिसके पास यूएस FDA यूनाइटेड स्टेट एंड फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मानकों के अनुरूप अमेरिका से बाहर सबसे अधिक संख्या में दवा बनाने के प्लांट हैं। ऐसे में पिछले वर्ष 2019-20 में भारत से 21.98 लाख करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया था। अब नए परिदृश्य में भारत से अधिक निर्यात बढ़ाकर निर्यात मूल्य को ऊंचाई पर ले जाने की संभावनाएं हैं। खासतौर से विशेष और आर्थिक क्षेत्र नियंत्रणमुखी इकाइयों, औद्योगिक नगरों और ग्रामीण इलाकों में काम कर रही निर्यात इकाइयों से विशेष उम्मीद है। देश में 238 सेज के तहत 5,000 से अधिक इकाइयों में 21 लाख से अधिक लोग काम कर रहे हैं। पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में सेज इकाइयों से करीब 7.85 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया गया था।
चीन की अर्थव्यवस्था अभी पूरी तरह से कोरोना संकट से मुक्त नहीं हो पाई है। चीन के उद्योग अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। चीन से निर्यात घट गए। ऐसे में भारत निर्यात के नए मौक़ों को हासिल कर सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कोरोना की वजह से जो चाइना जैसा देश है, जो पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से जाना जाता था, मतलब ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी। पर आज जो समस्याएं दोस्तों उस देश के सामने खड़ी हुई हैं, तमाम तरह के जो कारोबार हैं, कंपनीज़ है, जो सेक्टर है, वहाँ पे एक रिलैक्सेशन इम्प्लीमेंट हो गया है कि कोई किसी भी कंपनी में इतने मज़दूर होने चाहिए। मतलब पहले जो है कि लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में मज़दूर होते थे, अब वो संख्या बहुत ही कम हो गई है। उसके बाद कई लोग पलायन कर चुके हैं। जैसे हमारे देश में तमाम बड़े बड़े शहरों से लोग गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, वो समस्याएं चाइना में भी हो चुकी हैं। लोग शहरों से गांव की तरफ भाग चुके हैं और बहुत सारे बाहरी लोग भी थे जो चाइना में काम कर रहे थे। इस तरह अगर आपको बताऊं, यदि गल्फ़ से जितने भी भारतीय, बांग्लादेशी और पाकिस्तान के मज़दूर अगर वापस आ जाए ना, तो गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, चाहे सऊदी, दुबई, ओमान, कतर हैं, इनको इतना बड़ा नुकसान होगा कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि आज अगर उत्पादन की बातें वहाँ हो रही, तो यही मज़दूर हैं, यही माइग्रेंट वर्कर हैं जो वहाँ पे दिन रात मेहनत करके उस देश को आर्थिक स्थिति में मजबूत कर रहे हैं और अपने देश को भी कर रहे हैं, को हासिल कर सकता है। इस साल मार्च की शुरुआत में भारत ने फैसला किया था कि चीन से दवा उत्पादन के लिए आने वाले कच्चे माल का देश में ही उत्पादन शुरू किया जाए। इसके लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। सोचिए, तो सरकार को ये प्राथमिकता बहुत पहले ही ले लेनी चाहिए थी। लेकिन इस समय देश के निर्यातकों को जिस मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उन पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। निर्यात संगठनों का कहना है कि वैश्विक निर्यात बाजार में बन रही अवसरों को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि सरकार पहले देश के निर्यातकों की मुश्किलों को दूर करे और उन्हें निर्यात बढ़ाने के लिए हर संभव मदद और रियायतें दे। ऐसे में सरकार को निर्यातकों की मुश्किलों को भी दूर करना है और साथ ही साथ निर्यात प्रोत्साहन के जरिए निर्यातकों को मदद भी देनी है। 4 मई के बाद अभी भी देश भर में नियामी उद्योगों से संबंधित कई फैक्ट्रियां बंद हैं। निर्यात इकाइयों के भुगतान रुके हुए हैं। मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि निर्यात क्षेत्र की नौकरियां बचाना भी मुश्किल भरा काम हो गया। स्थिति यह भी है कि जून तक की अवधि निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण है। यदि जून 2020 तक मुश्किलों से जूझ रहे निर्यात विनिर्माण इकाइयाँ पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाएंगी तो पूरे वर्ष के लिए विदेश खरीदारों की योजना से बाहर हो जाएंगी। इसलिए सरकार को निर्यात क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना होगा और जल्द ही कोई राहत पैकेज जारी करना होगा। तो आपको बता दें, जो दैनिक जागरण का लेख था और जो जनसत्ता का लेख था, वो काफ़ी मिलता जुलता रहा। उसमें हम बात किए दोस्तों कि किस प्रकार से सरकार को प्राथमिकता देना चाहिए कि जो कारोबार हैं, जो किसान हैं, जो उद्योग हैं, उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए, जिस वजह से ज़्यादा संख्या में वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करें और सप्लाई करें, जिससे चैन बना रहे। तो वही चीज़ है दोस्तों, जो हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो क्या होगा, जो विदेशी निवेशक जो हमारे देश से माल खरीदते हैं, दवाएं खरीदते हैं, तमाम तरह की चीज़ें खरीद रहे हैं, यदि एक बार हम मतलब उस स्थिति में आ गए कि हम यहाँ जो प्रोडक्ट हैं उन्हें डिलीवर नहीं कर पाएँ, मुहैया नहीं करा पाएँ, इससे क्या होता है दोस्तों, जो हमारे कस्टमर्स हैं वो ख़राब होते हैं, फिर वो दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। अगर एक बार कहीं दूसरे देश के ऊपर निर्भर हो जाते तो वहाँ उस देश के मामले में तमाम तरह के प्रोटोकॉल बन जाते हैं, तमाम तरह की नीतियाँ बन जाती हैं। उसके बाद बहुत ही मुश्किल होता है कि भारत जैसे देश के प्रति फिर वो झुकें। तो अभी भी दोस्तों वो अवसर है भारत जैसे देश के लिए। निर्यात बढ़ाने के लिए बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देश में निर्यातकों को सस्ते दरों पर और समय पर कर्ज दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी होगी। पिछले कुछ सालों में निर्यात कर्ज का हिस्सा घटा है। ऐसे में किफ़ायती दरों पर कर्ज सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। इसके अलावा अन्य देशों को गैर शुल्की बाधाएं, मुद्रा का उतार चढ़ाव, सीमा शुल्क, अधिकारियों से निपटने में मुश्किल और सेवा कर जैसे निर्यात को प्रभावित करने वाले कई मुद्दों से निपटने की रणनीति ज़रूरी है। सरकार अगर देश की निर्यातक इकाइयों को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अधिक प्रोत्साहन देती है तो निश्चित रूप से भारत की निर्यातक इकाइयाँ दुनिया के बाज़ार में पैठ बनाने में कामयाब हो सकती हैं और इसका फ़ायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो लेख है, देखिए ये दोनों जो लेख हैं, चाहे दैनिक जागरण का हो चाहे ये जनसत्ता का लेख हो, ये दोनों मिलते जुलते हैं। एक ही सिक्के के पहलू हैं, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों, वहाँ पे जो प्राथमिकताएं जो दी गई हैं और
यहाँ पे भी वो प्राथमिकताएं इम्प्लीमेंट होती हैं। और क्यों होती हैं, मतलब सरकार को छोटे मझोले उद्योगों को प्राथमिकता क्यों देनी चाहिए, उस लेख में पहले वो चीज़ आप देख लीजिए, उसके बाद उसका प्रभाव कितना पड़ेगा इस लेख को आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।